हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिकी विज्ञान का अध्याय दूसरे का पार्ट 7। आज पार्ट 7 में हम जानने वाले हैं। आज पार्ट 7 में हम जानेंगे बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के बारे में, जो कि हम दो तरह से जानेंगे। एक एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा व दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, व इससे रिलेटेड हम उदाहरण 2.5 भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के बारे में, एकल आवेश के कॉन्सेप्ट में। यानी हम देखेंगे कि एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज की वजह से कितना उत्पन्न होता है। तो हम ये जानते हैं कि परिभाषा के अनुसार हम अपने पिछले लेक्चर्स में भी अभी तक जान चुके हैं काफी डिटेल में स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर ये भी स्टडी करने वाले हैं। हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु P पर अगर हमें विभव निकालना है तो वह बराबर होता है एकल आवेश को अनंत से उस बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य, यानी कि V बराबर होता है W/Q। V बराबर होता है W/Q। इसी को यहाँ पे हमने एक वर्ड के फॉर्म में लिखा है कि एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु पर किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेश Q को अनंत से बाह्य क्षेत्र के किसी बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य बराबर होता है W/QV। तो यहाँ से हम W की डेफिनेशन दे सकते हैं, जो कि इस तरह से हो जाएगी। अगर हम देखें कि यह कार्य ही हमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि किसी बाह्य क्षेत्र में आवेश Q की R पर जो स्थितिज ऊर्जा U हो जाएगी वह हो जाएगी QV, यानी कि U बराबर हो जाएगा QV, जो कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं। तो यह ही एक बाह्य क्षेत्र में एकल आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, जो कि आपको याद रखना है। हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये सारे फॉर्मूले हमारी हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो वी आर है वो बिंदु R पर बाह्य विभव को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम बात करते हैं किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेश के निकाय की स्थित ऊर्जा के बारे में। यह कैसे होगा? यहाँ पर क्या होगा, हम आवेश Q1 को अनंत से R1 बिंदु तक लाते हैं। तो इस चरण में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W/Q1 V/R1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आवेश Q2 को R2 तक लाने में किया गया कार्य पर देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस चरण में जो बाह्य क्षेत्र E के विरुद्ध ही कार्य नहीं करना होता। इस समय हम जानते हैं कि जब हम Q2 के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे होंगे आवेश के, तो उस दौरान वहां पर Q1 आवेश भी उपस्थित होगा और उसको इस Q1 आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा उसके विरुद्ध भी एक कार्य करना पड़ेगा। तो इस दौरान Q2 पर बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य हम जानते हैं क्या होगा, वो हो जाएगा Q2V/R2, जो कि Q1 के कॉन्सेप्ट में भी लगा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसे Q1 के कारण जो विरुद्ध जो क्षेत्र, मतलब जो Q1 के कारण जो क्षेत्र है उसके विरुद्ध भी यहाँ पे कार्य करना पड़ रहा है, तो वो कार्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 Q2/4πε0R12। राइट। तो ये कार्य किसका कार्य है? यह कार्य Q2 पर Q1 के कारण जो क्षेत्र है उसके विरुद्ध किया गया कार्य है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा कि Q2 को R2 तक लाने में किया गया कार्य हो जाएगा Q2V2, जो कि उसे एक वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ रहा है, तथा Q1 Q2/4πε0R12, जो कि उसे Q1 के कारण उत्पन्न क्षेत्र के विरोध में करना पड़ रहा है। तो हम यह भी जानते हैं कि निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो उस विन्यास के निर्माण में किया गया कार्य के बराबर होती है। राइट, यानी कि W बराबर होता है Q1V/R2 प्लस Q2V/R2 प्लस Q1 Q2/4πε0R12। यह क्या है? यह आवेश Q1 के कारण किया गया कार्य है और यह क्या है? यह आवेश Q2 के कारण किया गया यहाँ पे कार्य है। तो हम कह सकते हैं कि कुल इतना कार्य जो है यहाँ पर दो आवेशों के निकाय के कारण किया जा रहा है।
राइट। तो इससे पहले हमने देख लिया है एकल आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा किसी बाह्य क्षेत्र के कॉन्सेप्ट में व दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब हम बढ़ते हैं उदाहरण 2.5 के बारे में, जो कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, जो कि अभी हमने पढ़े हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि दो आवेश हमारे पास है 7 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम, जो कि क्रमशः -9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर पर स्थित एक निकाय, जिस पर कोई भी बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, कि हमें स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। तो अभी जो हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में फॉर्मूला डिस्कस किया है, उसको लगाते हुए आपको यहाँ पर यह कैलकुलेट करना है। तो आप इससे पहले खुद कैलकुलेट करके की कोशिश कीजिए और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था, वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये हम जानते हैं ऑलरेडी, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सॉल्व करवाया था। तो क्यों हमने ये वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करा है, तो उसका भी रीजन जान लीजिए, क्योंकि हमारे पास गिवन है दो चार्जेस जिनके बीच की दूरी अब हमें पता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे Q1 Q2 गिवन है, हमारे पास उनके बीच की दूरी हमें दे रखी है, तो हमारे लिए फॉर्मूला यूज करना इजी रहेगा। तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दी है और अपना आंसर यहाँ पे निकाल दिया है, वो आएगा -0.7 जूल। बी पार्ट में हमसे कहा गया है कि इन दोनों आवेशों, वही वाले आवेश जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, उन आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए हमें कितने कार्य की आवश्यकता होगी। अभी हमसे स्थितिज ऊर्जा पूछा गया था, अब हमसे एक कार्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कार्य कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि कार्य और कुछ नहीं बल्कि स्थिर ऊर्जाओं का अंतर ही होता है, यानी कि U2 - U1। U2 कितना है, अनंत से लाया जा रहा है, अनंत यानी कि इन्फिनिटी से लाया जा रहा है, तो उसकी स्थिर ऊर्जा हम वहां पे जीरो मानते हैं, राइट। यू 0 - U, और स्थिर ऊर्जा कितनी है उसकी, अभी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया पीछे ए पार्ट में कि वो है -0.7। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 0 माइनस -0.7, तो वो आ जाता है 0.7 जूल, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस, राइट। तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, यहाँ पर अभी हमें 0.7 जूल कार्य करना पड़ रहा है। सी पार्ट में कहा गया है कि आवेश निकाय को, माने कि अब हम इस आवेश निकाय को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र E बराबर A 1/r², ए यहाँ पर है 9 × 10⁵ न्यूटन पर इलेक्ट्रॉन मीटर स्क्वायर में रखा गया है। इस विन्यास की स्थिर वैद्युत ऊर्जा का हमें बताना है, राइट। तो ये हम कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं दो आवेशों की पारस्परिक अन्योन्य ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, साथ ही यहाँ पर दो आवेशों की बाह्य वैद्युत क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया भी ऊर्जा भी है। हम ये पाते हैं कि देखो, हमारे पास हमें नेट स्थिर वैद्युत ऊर्जा निकालनी है, तो नेट स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी हो जाएगी, उसका सूत्र भी हम जानते ही हैं, अभी अभी हमने डिराइव किया था कि ये वाला फॉर्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया था, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर दें तो हमारे पास नेट स्थिर वैद्युत ऊर्जा आ जाती है। हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अभी हमने ये सूत्र डिराइव किया था, वो एक सूत्र था बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत ऊर्जा। इसमें भी हमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र गिवन है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब हम इसकी आगे करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू याद है, हम अभी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, ए पार्ट में। अब हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो Q1 V1, Q1 यहाँ पे दे रखा है हमें 7 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम, यहाँ हमारे पास आवेशों के मान है, तथा 0.09 मीटर हमारे पास यहाँ पे उनके बीच की दूरी दे रखी है। सेंटीमीटर पे हमें गिवन थी वैल्यू, हमने इसे मीटर में चेंज कर दिया है, यूनिट चेंज करके। तो अगर हम इनको सारी वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 49.3 जूल। इतनी ऊर्जा जो है हमारे पास, कुल ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 49.3 जूल।
तो ये हमारे पास यहाँ पे सी पॉइंट था। तो हमने ये सारे पॉइंट सारे पार्ट यहाँ पे कवर कर लिए 2.5 में। इसमें हमने अलग अलग सूत्रों की, जो कि स्थिर वैद्युत ऊर्जा के सूत्रों का यूज करते हुए यहाँ पे हमने स्थिर वैद्युत ऊर्जा का परिकलन किया था। आपको अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने सूत्र देखना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। अब हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या जाना। हमने देखा एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा जो कि बाह्य क्षेत्र के उसमें हमने देखी वो हो जाती है क्यू वी, तथा किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी Q1 V1 Q2 V2 प्लस Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। इसके लिए आवश्यक शर्त यह थी कि आपको अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाह्य क्षेत्र में एक द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा व उदाहरण 2.6 को। थैंक यू।